अगर पहुंच पहुंच ना रहे, ठीक है, तो इसलिए टाइम ले लेके बहुत आराम आराम से ड्रॉ करूंगा। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और नहीं ड्रॉ कर रहा, ठीक है। इतना ही आपके लिए बहुत है कि सारे में मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड है आपकी थ्रू आउट द प्लेन ऑफ द कॉइल। ओके, ओके, सो नाउ okay, so see बच्चे, which means perpendicularly inward is your magnetic field, ठीक है। ओके, सो नाउ आपकी कॉइल कैसे प्रेजेंट है, हाउ योर कॉइल इज प्लेस्ड, सो दिस इज द वे। ये कौन सा वाला ओरिएंटेशन था, जब P Q R और S को आपने रखा हुआ था इस तरह से, तो टॉर्क कितना लगता था इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर मैं बात करूं केस वन में हमने पढ़ा था, केस वन था क्या, जब प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इन दैट पर्टिकुलर केस टॉर्क वाज इक्वल टू जीरो एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल वाज इक्वल टू जीरो, यानी एफ नेट और टाउ नेट किसके बराबर है, जीरो के। तो विच मींस ये जो हमने डैश वाली ओरिएंटेशन आपके सामने शो की है, so in this particular orientation net torque and net force acting on the coil is zero, so it should be clear to you। बहुत अच्छे से लिख के आपको मैंने बताया, ठीक है। अभी अगले केस में क्या हुआ, ये वाली आपकी पोजीशन वो है जो ड्रॉ हो रखी है सामने आपके, P Q R एंड S, बहुत क्लियरली आपके सामने कॉइल है, ऊपर ड्रॉ रखी है इसलिए आप कोरिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास थी, इन दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, है ना बच्चे, एंड नेट फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अभी आपकी जो नई ओरिएंटेशन है उसमें आपकी कॉइल ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी, जीरो टॉर्क और जीरो फोर्स वाली ओरिएंटेशन से एंगल थीटा टिल्ट हो गई है, इट इज टिल्टेड बाय एन एंगल थीटा। जीरो टॉर्क जीरो फोर्स वाली ओरिएंटेशन से थीटा आपका टिल्ट आ चुका है, ठीक है। ओके, सो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो विच मीन्स नाउ इन द फ्रेश ओरिएंटेशन, नई ओरिएंटेशन में, सो वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, this is the axis of rotation about which we are going to discuss the rotation of the coil and how your coil is placed beta, ठीक है। ये वाला हिस्सा पीछे दब गया, ये थोड़ा उठ के आगे आ गया, okay, so this is now P Q R and S, okay, so this is fresh orientation, ये fresh orientation है, ठीक है। which means आपकी coil जो है वो जीरो टॉर्क, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ जी, वो जीरो टॉर्क वाली ओरिएंटेशन से, ठीक है, चेंज होके कितने पे आ चुकी है, थीटा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी, यहाँ पे जीरो टॉर्क और जीरो फोर्स था, अब कितना हो चुका है, थीटा टिल्ट उसके मुकाबले आपकी कॉइल हो चुकी है, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, हाँ जी। तो अगर अब हम इसके आगे का थोड़ा रास्ता तय करना चाहें, तो वी कैन इजीली सी कि हमारे पास करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा। करंट तो हमने कॉइल को ही तो टिल्ट किया है, करंट का डायरेक्शन थोड़ी चेंज किया है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अभी सबसे पहले पी क्यू का लेंथ कितना है, स्मॉल एल, क्यू आर का लेंथ कितना है, स्मॉल बी, आर एस का लेंथ कितना है, स्मॉल एल, और एस पी का लेंथ कितना है, स्मॉल बी। ये लेंथ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, गॉट इट बच्चे। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि फोर्सेस के डायरेक्शन सबसे पहले कैसे आएंगे, तो पी क्यू पे लगने वाला फोर्स कैसे निकलेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला, आई एल क्रॉस बी। तो विच मीन्स क्या हो जाएगा, दिस इज एल, दिस इज लेंथ एल, एंड बी आपका ये रहा परपेंडिकुलरली इनवर्ट, तो एल क्रॉस बी इन दिस डायरेक्शन। so which means force experienced will be in this direction। हम उस force experience को ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। सो नेम ऑफ द फोर्स इज FPQ, FPQ उस फोर्स का नाम है, वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट आर एस में करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की तरह अंदर की तरफ। तो
आर एस ये रहा आपका जो लेंथ है, और बी अंदर की तरफ है, तो एल क्रॉस बी करने पे फोर्स किधर आएगा? इट इज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, so which means force experience is in this direction. So what is the name of the force? FSR, यानी SR आर्म के ऊपर जो आपकी फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज इक्वल टू FSR. बहुत आसान है, सीधा और सिंपल समझ में आता है. ठीक है. नाउ अब आपकी जो QR आर्म और SP आर्म है, उस पर भी फोर्स लग रहा होगा. नाउ व्हाट इज दैट फोर्स, उसको देख लेते हैं. ऐसे टिल्टेड है आपकी कॉइल इस तरह से. ठीक है. सो जस्ट सी बेटा, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो इस तरफ है, तो विच मीन्स अगर इस वाली आर्म पे फोर्स निकालना है तो L क्रॉस B चाहिएगा. तो L, जो L आपका एक्चुअली है किसके बराबर? B के बराबर. इस वायर के टुकड़े की लेंथ कितनी है? B, लेकिन L एक सिंबल है जिससे हम डिनोट करते हैं लेंथ को. तो L और B अंदर की तरफ है, तो पाम अंदर होना चाहिए. ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं ना कि L ये हो गया, लेकिन आपका पाम बाहर आ रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ पॉइंटेड है? इनवर्ड. तो विच मीन्स क्या हो जाएगा? L और बी अंदर, पाम अंदर है, क्रॉस बी इस तरफ आएगी. इट इज वेरी इजी इस डायरेक्शन में. और इस पे देखते हैं फोर्स. अगर आप इस वाली आर्म पे फोर्स की बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. और ये आपका करंट जा रहा है, तो दिस इज एल और बी अंदर की तरफ को. तो इस पे फोर्स किधर आएगा? इस साइड पे, एल क्रॉस बी इस तरफ. तो विच मीन्स इन फोर्सेस को भी पॉइंट आउट कर देते हैं. हालांकि इनका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, वो मैं भी बताता हूँ. टॉर्क के अंदर इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ठीक है. बट फिर भी वी शुड, हमको इनको एक बार ड्रॉ जरूर करना चाहिए अपनी फिगर के अंदर. ठीक है. दैट इज वेरी गुड कि हमें हमेशा हमें चीजों को क्लियर करके चलना चाहिए. रट्टा नहीं होना चाहिए कि हम सरफेस से रट के चीजों को निकल गए. तो विच मीन्स इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस तरफ को. एंड व्हाट इज दैट फोर्स? FQR. और इस वाली आर्म के ऊपर फोर्स लगेगी इस तरफ को. एंड व्हाट इज दैट फोर्स? FPS. दैट फोर्स इज FPS. सो देयर आर इन टोटल 4 फोर्सेस. आप देख भी पा रहे होंगे 4 फोर्सेस हैं. ठीक है. ओके. तो नाउ बेटा, हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, ये वाली फोर्स इसके इक्वल एंड अपोजिट होगी. मैं अभी करके भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा सब कुछ बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. एग्जाम में आप सीधा लिख सकते हैं कि FPQ विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू FSR. ठीक है. एंड FQR विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू FPS. सो FPQ will cancel out FSR and FQR will cancel out FPS. So what is net force and net torque in this case? That is going to be 0. वो भी कितना रहेगा? यहाँ पे 0 रहेगा. तो फटाफट से देखते हैं इसको. देखिए जल्दी से. So what will be the value? अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, आप यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, तो बेटा FPQ and FSR are equal and opposite. ठीक है. Therefore cancels out. ओके. एक दूसरे को खत्म कर देंगी. एंड टॉकिंग अबाउट द अदर 2 फोर्सेस, एंड व्हाट आर दोस 2 फोर्सेस? वो 2 फोर्सेस आपकी हैं कौन? FQR एंड FPS. तो हम लिखेंगे एंड FPS FQR are also equal and opposite, thus they cancel out. ओके. एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसल आउट कर देंगी. तो बताइए नेट फोर्स कितना हो गया? सो व्हाट इज नेट फोर्स इन दिस केस ऑल्सो? इट इज इक्वल टू 0. तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सपोज जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, ऑल इंडिया PMT का एग्जाम दे रहे हो. ठीक है. वहां पे अगर आपसे क्वेश्चन इन जनरल लिख दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके. अब उसमें लिखा गया कि आपके पास टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. ठीक है. दूसरा ऑप्शन लिखा गया कि फोर्स एक्टिंग ऑन, या फिर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. ओके. एंड आफ्टर दैट अगला आपके पास जो लिखा गया वो क्या लिखा गया कि both torque and force acting on a current carrying coil placed in a uniform magnetic field is always 0. और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने किसी ने लिख दिया कि डाटा इनसफिशिएंट. तो बेटा याद रखिएगा, सिर्फ फोर्स हमेशा 0 होती है, टॉर्क 0 नहीं होती. तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट. फोर्स हमेशा 0 आएगी,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी भी ओरिएंटेशन पे रख लो, व्हाट फोर्स यू विल गेट, फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, जस्ट स्ट्रेट अवे मार्क योर आंसर। ओके, जस्ट होल्ड ऑन बेटा। Okay, so this is what you have. So what is net force? Net force is equal to zero. Force का निपटारा हमने कर दिया, थोड़ा सा जगह भी हमारे पास बच गई है, ठीक है। ओके, तो नाउ अब इसके बाद टॉर्क के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज टॉर्क के लिए आपको एक याद रखिएगा, सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करना पड़ता है, ठीक है। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन की रिस्पेक्ट में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कैलकुलेट करते हैं कि टॉर्क कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए अगर मैं आपके पास इस कॉइल को दोबारा से रख दूं, दिस इज योर कॉइल, आप प्लीज दो फोर्सेस को ध्यान से देखिए। वन फोर्स इज एफपीएस एंड अनदर फोर्स इज एफक्यूआर। गॉट इट बच्चे? सो ऐसे एक्ट कर रही हैं। मेरा राइट वाला हैंड कौन सा है जिसको मैं हिला रहा हूं, दिस इज एफपीएस एंड दिस इज योर एफक्यूआर, ठीक है। आप खींच लीजिए एक बार पकड़ के, क्या रोटेशन हो पा रही है? इज देयर एनी रोटेशन? नो, देयर इज नो रोटेशन, ठीक है। आप वैसे भी प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हो, देखिए कोई रोटेशन नहीं आएगी, कितना ही खींच के देख लीजिए, ना रोटेशन आ रही है, ना इनकी वजह से ट्रांसलेशन आ रही है, ठीक है। तो विच मीन्स एफ पी क्यू और एफ क्यू आर, नहीं, एफ पी एस और एफ क्यू आर की वजह से यू विल हैव नो टॉर्क, कोई भी टॉर्क आपके पास जनरेट नहीं होगा। अब मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो प्लीज सी दैट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले टॉर्क ड्यू टू एफ पी एस एंड एफ क्यू आर, ओके। तो द distance of both these forces from axis of rotation is zero, and moreover they are acting along the line of rotation। तो इसका मतलब अगर आप टॉर्क निकालना चाहेंगे, किसी भी एक फोर्स को उठा लीजिए, तो टॉर्क किसके बराबर होता है आपको पता है? आर क्रॉस एफ के। ये वाली चीज किसके बराबर होगी? जीरो के। सो व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू पीएस? इट इज इक्वल टू जीरो। एंड सिमिलरली व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू योर फोर्स क्यू आर? इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, बिकॉज वहां पे भी आर कितना हो जाएगा? जीरो, बिकॉज उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई पोजीशन वेक्टर ही आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज वहां पे आर की वैल्यू ही कितनी है? जीरो। दैट्स व्हाई देयर विल बी नो टॉर्क। तो ये काफी इजी है, काफी स्मूथ है, ये दोनों फोर्सेस कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेंगे। नाउ रिगार्डिंग योर एग्जाम, व्हाट यू हैव टू राइट डाउन स्ट्रेट अवे, आपको लिखना है बोथ ऑफ दीज फोर्सेस आर अपोजिट, therefore they cancel out, and equal also, and regarding torque they are acting along the axis of rotation, so therefore no rotation will be caused, कोई रोटेशन यहाँ पे cause नहीं होगी। so that is what you have to write down, nothing else। ओके, आपको इसमें इतनी बड़ा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको सिर्फ एग्जाम में लिखना है नो टॉर्क विल बी जनरेटेड ड्यू टू दीज टू फोर्सेस बिकॉज दे आर एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ रोटेशन। गॉट इट बच्चे? बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद अभी टॉर्क किसका देखेंगे? पीक्यू का और एसआर का। पीक्यू और एसआर के टॉर्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक छोटा सा आपको कष्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा 3D व्यू देखने में चलाना पड़ेगा। अब वो कैसे? जस्ट सी दैट। देखिए बेटा, अगर आप इस कॉइल को यहां से व्यू करते हैं, इस तरफ से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर आपने इस कॉइल को इस तरफ से देखा है, तो पहले तो आप देखने की कोशिश करिए। सी, ये कॉइल है आपके पास, क्लियर हुआ? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, यानी कि याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड मेरे मुंह की तरफ को है, एंड दिस इज द कॉइल। आप इधर से खड़े होके देख रहे हैं यहां से, ठीक है। तो अगर ये वाला व्यू, इस बंदे का व्यू मैं आपको दिखाऊं तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको आपकी जगह पे लेके आना पड़ेगा। तो विच मींस कैसा हो जाएगा सब कुछ? जस्ट अब देखिएगा प्लीज। अब मैं इस बंदे को आपकी तरफ लेके आ रहा हूं, यानी कैमरा की तरफ ला रहा हूं। सो दिस विल बी द व्यू। क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? आपको सिर्फ एक ये लाइन दिखाई देगी और मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, मैंने क्या बताया था? मेरे मुंह की तरफ। तो सारा व्यू रोटेट करने पे ये व्यू था, दिस वाज द व्यू, ठीक है। और चेंज करने पे रोटेशन के, एक मिनट बच्चे, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। हाँ जी,
सो दिस इज द व्यू, ये व्यू रहेगा आपका, ओके, एंड दिस इज द व्यू। और रोटेट करने पे आप यहाँ पे खड़े हैं, यू आर लाइंग समवेयर हेयर, तो जैसे ही मैं आपको इसकी जगह पे लेके आऊंगा तो कैसा सीन बन जाएगा, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा अगर आप उस पर्सन की जगह पे खड़े हो रहे हैं। तो सिर्फ एक ये लाइन दिखाई देगी कॉइल के रूप में, और मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा ये। प्लीज एक बार उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से जब आप इस पर्सन का व्यू देखेंगे, सो हाउ द व्यू विल बी लाइक, सबसे पहले ये वाली पोजीशन डैश 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 किसकी दिखाई देगी आपको, जीरो टॉर्क और जीरो फोर्स की, ये जो डैश वाला फ्रेम बना है। उसके बाद आफ्टर दैट आपका जो ये टिल्टेड फ्रेम है, जो ये एक एंगल पे टिल्टेड है, थीटा एंगल से क्या हो गया था, टिल्ट हो गया था। सो आपके पास वो कैसा दिखाई देगा आपको, इस तरह से। सो हेयर यू हैव पॉइंट्स पी एंड क्यू, आपकी तरफ क्यू है और पीछे की तरफ पी है, एंड हेयर यू आर हैविंग पॉइंट्स एस एंड आर। यहाँ पे पॉइंट्स एस और आर आपके पास रहेंगे, जिसमें आर आपकी तरफ रहेगा और एस आपसे अवे रहेगा। बहुत इजी है, ठीक है, काफी ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैं सब आपको बारी बारी करके बनवा देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी अगर आप एफ पी क्यू देखें तो ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा होगा, इधर से देखिए प्लीज। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ पी क्यू, इस व्यू में एफ पी क्यू कैसे आएगा, दिस इज एफ पी क्यू, ओके। एंड अगर बात करेंगे एफ एस आर की, तो इस व्यू में एफ एस आर कैसे आएगा, दिस इज एफ एस आर। काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ फोर्स कौन सी होगी, एफ एस आर, और ये ऊपर की तरफ फोर्स कौन सी होगी, एफ पी क्यू। काफी आसान है, ये सब मैंने आपको दिखाया, ओके। अब कितने एंगल से टिल्ट हुआ है, दैट एंगल इज थीटा, जीरो टॉर्क और जीरो फोर्स वाली डैश वाली ओरिएंटेशन से कितना रोटेशन आया था, थीटा। तो विच मींस व्हाट इज दिस एंगल इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू थीटा, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल से दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। बहुत आसान है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इजी, ओके। अब अगर बात करें, नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि हमारे पास, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमको फोर्स का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो स्मॉल आर है, जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो हम आर डिफाइन करते हैं फोर्स का, तो वो कैसे डिफाइन हो जाएगा, प्लीज देखिए। ये ऊपर की तरफ क्या लग रही है, एफ पी क्यू, ये ऐसे ऊपर की तरफ, प्लीज अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो इस मार्कर को अपने दिमाग में रखिएगा। सो दिस इज एफ पी क्यू, और ये क्या हो गया, आर वन, विच मीन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पोजीशन वेक्टर हो गया एफ पी क्यू का। ये एफ पी क्यू है और ये एफ पी क्यू का पोजीशन वेक्टर है। एफ पी क्यू का पोजीशन वेक्टर ऐसे जा रहा है और एफ पी क्यू ऐसे जा रही है, ठीक है। सो वहां पे ड्रॉ कर देते हैं, वी शुड ड्रॉ इट ओवर देयर आल्सो। सो अगर हम लोग दिखाना चाहें, सो सी बेटा, सो दिस इज मेरे बच्चे R1 एंड दिस इज बेटा R2। बहुत इजी है, गॉट इट। अब एंगल भी आप देख लीजिए, R1 और FPQ के बीच में कितना आएगा, दैट एंगल विल बी, देखिए ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले कौन से एंगल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये थीटा हो जाएगा। सिमिलरली R2 का क्या एंगल आ जाएगा, ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग, सो दिस इज थीटा। सो विच मींस R1 और FPQ में कितना एंगल है, थीटा, और R2 और FSR में भी एंगल कितना है, इट इज आल्सो थीटा। बहुत इजी है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, आपको जाना चाहिए दिमाग में। सो दिस इज व्हाट वी हैव, ओके। अभी टॉर्क निकाल के देखते हैं। सो सी, FPQ भी अपना टॉर्क एग्जर्ट करेगा और FSR भी अपना टॉर्क बनाएगा। नाउ पहले टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं। तो नाउ जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। FPS और FQR का टॉर्क हम पहले देख चुके हैं। नाउ व्हाट अबाउट द टॉर्क ड्यू टू व्हाट, योर force FPQ and force FSR, okay, so torque due to these particular forces। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं किसका, टॉर्क, PQ फोर्स की वजह से। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, इट इज R1 क्रॉस FPQ। पिछले साल रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला पढ़ा है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क, इट इज R क्रॉस F। तो यहाँ पे FPQ में फोर्स FPQ है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, दैट इज R1। गॉट इट बेटा, सो दिस इज क्वाइट इजी, ओके। सो इजी है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, R1
एफ पी क्यू साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज R1 इक्वल टू, R1 का मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए ये R1 है, दिखाई दे रहा होगा आपको, दिस इज R1, ये पूरी साइड B के बराबर है, दिस कंप्लीट इज इक्वल टू B, तो ये क्या हो जाएगा B/2 और ये भी कितना हो जाएगा B/2, तो विच मींस ये दोनों किसके बराबर है B/2, यानी R1 की लेंथ जो कि उसका मैग्नीट्यूड होता है वो भी B/2 है, और R2 की लेंथ जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी B/2 है, क्योंकि ये कंप्लीट कितना है B, तो आधे आधे पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज B/2 एंड दिस इज B/2, तो विच मींस जब आप इसको लिखेंगे, so how you are going to write it down, आप लिखेंगे कि जी ये हो गया B/2, एफ पी क्यू निकालना है, तो नाउ व्हाट इज एफ पी क्यू, आपको पता है एफ पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इट इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ओके। तो नाउ आई कितना पास कर रहा है, करंट आई है, इस पूरे टुकड़े की एफ पी क्यू की लेंथ कितनी है एल, और साथ में क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखिए बी है, और एल और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है 90 डिग्री, देखिए ये आपकी एल है, दिस इज योर एल, ओके, एंड इनसाइड इज योर मैग्नेटिक फील्ड, वो क्रॉस बनाया हुआ, तो विच मींस दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। देख लीजिए दोबारा, दिस इज एल, दिस इज बी, what is angle between both of them, it is equal to 90 degree, okay, so what is the angle, angle is equal to 90 degree, so what is sin 90 equal to, sin 90 is equal to 1, so what is the value of fpq, it is ilb, okay, and similarly आपकी fsr की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, I अगेन L क्रॉस B, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा I और L और B एंड अगेन साइन 90 डिग्री, तो कितना हो गया 1, तो आपके पास FSR का मैग्नीट्यूड भी ILB आ गया और FPQ का मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया, इट इज आल्सो ILB, okay, so both have a magnitude equal to ILB, so which means what you are going to put here, आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे ILB sin थीटा, बहुत आसान है। तो ये टॉर्क पी क्यू का मैग्नीट्यूड आया, ओनली मैग्नीट्यूड, और अगर हम टॉर्क एफएसआर का मैग्नीट्यूड देखेंगे, एसआर की आर्म पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो कितने के बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू R2 क्रॉस एफएसआर, बहुत इजी है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो कैसे आ जाएगा, R2 का मैग्नीट्यूड इंटू में एफएसआर इंटू में साइन ऑफ थीटा। So now what is R2 equal to, it is B/2, what is FSR equal to, it is ILB into sin theta. So this is equation number 1, this is equation number 2, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके, गुड, वेरी गुड, मैं चॉकलेट लाऊंगा, चलो अभी चलो, मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज आप, चलो 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 चलो, हाँ चोको लावा भी लेके आऊंगा, चलो चलो श्री, चलो ओके, सो दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड टिल नाउ, काफी आसान है। अब नेट टॉर्क कैसे आएगी, देखिए सबसे पहले टाउ पी क्यू का डायरेक्शन कैसे आएगा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कैसे घूम रहा है आपका थंब, इन दिस डायरेक्शन, तो अगर आप डायरेक्शंस पे थोड़ा जाएंगे तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टाउ पी क्यू, ऐसे, ये तो रोटेशन वाइज डायरेक्शन आ गया, और थंब वाइज देखेंगे तो कैसा आएगा, थंब आउटवर्ड आ रहा है, आर क्रॉस एफ, तो अगर आप डायरेक्शन देखेंगे जो रोटेशन पैदा होगी वो कैसे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और अगर आप राइट हैंड रूल यूज करके अगर आप वैसे टाउ पी क्यू का डायरेक्शन देखेंगे तो इट इज आर, दिस इज आर एंड एफ इज अपवर्ड, तो आर क्रॉस एफ आपकी तरफ आ रहा है। अब देखिए प्लीज टाउ एस आर का डायरेक्शन, तो ऐसे आ गया, दिस इज आर, दिस इज एफ, तो वो भी ऐसे घूमेगा, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ टाउ एस आर, एंड थंब वाइज देखेंगे थंब किधर को पॉइंट कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो आउटवर्ड, वो भी बाहर की तरफ आ रहा है। तो अगर आप इजीली इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके पास टाउ पी क्यू एंड टाउ एस आर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। नेट टॉर्क कैसे निकलेगी, याद रखिएगा जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल
0 डिग्री होता है, तो नेट कैसे निकलता है? देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक पार्टिकल ने 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, फिर इसी डायरेक्शन में सीधा 3 का किया, तो क्या आप पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ यूज करोगे? बेवकूफ हो आकर अगर आप यूज करोगे। बड़ा सिंपल है यार, सेम में ही तो है, 2 और फिर 3, तो नेट मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा? 2 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा? 5। जब एंगल ही 0 है तो हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा क्यों लगाए? वहां से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट? 5 सेंटीमीटर। जब एंगल ही उनके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 है, तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऐड करके भी वेक्टर एडिशन हो जाती है। ठीक है, सो विच मींस आपकी दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है। मैं रिपीट करता हूं कैसे। सी आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आर क्रॉस एफ इस डायरेक्शन में, विच मींस दोनों ही कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विच मींस टाउ पी क्यू एंड टाउ एस आर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो विच मींस आपके पास नेट टॉर्क कैसे आ जाएगा? तो देयरफॉर योर नेट टॉर्क इज इक्वल टू, जस्ट दोनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दीजिए, कोई वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट टॉर्क क्या आ जाएगा? तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेट टॉर्क फ्रॉम हियर? इट इज इक्वल टू, वहां से उतारिए दोनों को, दोनों के मैग्नीट्यूड है b/2 ILB साइन थीटा, और 2 बारी ऐड कर रहे हैं तो इनटू में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज टाउ इक्वल टू? इट इज BIL साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? और साथ में कैपिटल बी भी था, ये आ गया। ओके, थोड़ा सा शफलिंग करके लिख दूंगा तो B इंटू में L क्या बन जाएगा? एरिया। तो विच मीन्स I इंटू में A इंटू में कैपिटल B साइन थीटा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर, आपका I इंटू में एक इसके बराबर आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल एन के, यहाँ पे कैपिटल V एज इट इज, और उसके साथ क्या आ गया? साइन थीटा अलोंग विद दैट। सो काफी सिंपल है। एग्जामिनेशन में इतना लंबा नहीं चलता, बिकॉज यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है। एग्जाम में आप इतना नहीं करोगे, एग्जाम में आप ये फिगर बनाओगे, सीधा लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे, यहाँ तक आ जाओगे। आपको वहां किसी को समझाना नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप किसी को समझा रहे हो, सिर्फ आपको जो आता है आपको एक पेपर पे उतारना है। काफी छोटा सा मटेरियल है, अगर इसको पेपर पे उतारने की बात की जाए आधी शीट पे आ जाता है। ओके, नाउ उसके बाद आगे चलते हैं, देखते क्या रहेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। सो अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है निकल के, उस फिगर को मैं थोड़ा सा लाइट वेट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कई कई सारी चीजें बनी हुई हैं, तो मैं उसको थोड़ा लाइट वेट कर देता हूँ। तो सी बच्चे, मैं ये सब कुछ यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी कॉइल छोड़ रहा हूँ ताकि हल्का सा लाइट वेट ये आपको बना हुआ दिखाई दे। मैं दोबारा ही बना देता हूँ। सो दिस इज योर कॉइल इन द करंट ओरिएंटेशन, and this is the state of the coil in zero torque and zero force orientation। थीटा पे टिल्टेड थी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ थी? मैंने आपको रोटेट करके भी दिखाई थी, इन दिस डायरेक्शन। जब आप इस व्यू से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। मैं दोबारा से बता देता हूं, तो प्लीज सी, दिस इज द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है। जब आप इधर से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि मैं इधर आ गया ना, मैं मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। प्लीज सी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, so this is the direction of magnetic field। दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। so see बच्चे, this is your coil, okay, and this is the state of the coil in zero torque and zero force condition, okay, and this angle is equal to theta and this angle is equal to theta, and what is the direction of magnetic field? this is the direction of magnetic field। m का डायरेक्शन क्या आएगा? what is direction of m equal to? देखते हैं। m का डायरेक्शन मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड करवाए थे, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा स्टार्ट बेटे। ठीक है, ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। बड़ा आसान तरीका बताया था, पहले इस डायरेक्शन में देखते हैं। ऐसे रखिए, जब ऐसे फिंगर्स को कर्ल करते हैं, थंब किसका डायरेक्शन देता है? मैग्नेटिक मूवमेंट का, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट इसके परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। ठीक है, अगर कॉइल रोटेट हो जाएगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो रोटेट हो जाएगी। बहुत सिंपल है। और अगर ऐसे देखा तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगी, यानी कैसे? ऐसे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सी, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का बड़ा आसान तरीका रहता है, राइट हैंड को यूज करिए, अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए, व्हाट? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके,
एंड कर्ल करने के बाद हम जिस डायरेक्शन में जाता है वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो लाइक दिस, तो ये आ रहा है थंब इस तरफ को, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे आ गया। अब अगर आपकी कोयल आपने ऐसे टिल्ट कर दी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी तो टिल्ट कर जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो विच मींस ये आपका डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का उस व्यू से जो हम दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो मैं एक बार ड्रॉ कर दूं, उसके बाद दोबारा आपसे बातचीत करता हूं उसके बारे में। सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कॉइल के परपेंडिकुलर, ठीक है। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं आपके साथ कुछ जबरदस्ती कर रहा हूं, मैं दोबारा से डिस्कस करता हूं। सो सी कैप है आपका, मेरा थंब इनवर्ड अंदर की तरफ है, क्लियर हो गया? तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आ गया। अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया तो ये मार्कर भी रोटेट कर जाएगा, लेकिन मैं इस तरफ से देख रहा हूं फ्रॉम दिस साइड, तो मैं आपको दिखाता हूं इधर लाके, आप इधर आएंगे अब। क्लियर हुआ? तो रेड मार्कर किधर पॉइंट कर रहा है? परपेंडिकुलर टू दिस कॉइल, ठीक है। तो विच मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम, ठीक है। अब एंगल्स देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की जीरो टॉर्क और जीरो फोर्स वाली पोजीशन से 90 डिग्री पे, अगर ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद कॉइल और मैग्नेटिक मोमेंट में कितना एंगल है? ये टोटल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? थीटा। तो विच मींस एम और बी के बीच में एंगल कितना आ गया? थीटा आ गया। एम एंड बी आर हैविंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम, उनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है। इट इज क्वाइट इजी, उनके बीच का एंगल कितना है आपके पास? यहाँ थीटा है। तो अब बस इसको चेंज करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और उनके बीच के एंगल का साइन, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि एम और बी के बीच के एंगल कितना है? साइन थीटा है। तो चेक करते हैं कि एम क्रॉस बी लिखूं या बी क्रॉस एम, क्योंकि एम क्रॉस बी की वैल्यू भी क्या होती है? एम बी साइन थीटा, और बी क्रॉस एम की वैल्यू भी क्या होती है? एम बी साइन थीटा। तो वी आर जस्ट गोइंग टू चेक कि आपके पास एम क्रॉस बी का एक्सप्रेशन पड़ेगा या बी क्रॉस एम। चेक करते हैं। अगर आप एम क्रॉस बी कर रहे हैं, अब याद रखिए टॉर्क आपकी ऐसे आई थी जो केस हमने लिया है, तो अगर आप m क्रॉस b करते हैं तो दिस इज योर m, ये m है और b उस तरफ है, तो m क्रॉस b ये आएगा, तो रोटेशन मैच कर रही है। तो विच मींस आपका टाउ क्या हो जाएगा? m क्रॉस b, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और b का क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरी भी चेक करते हैं। सपोज कोई आपसे बच्चा कहे या आप किसी को समझा रहे हैं टॉपिक, वो कहे यार b क्रॉस m क्यों नहीं लिया? आप कह दो बिल्कुल लेके दिखाता हूं। सो दिस इज b, फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या रखी जाती है? फिंगर्स। दिस इज b एंड दिस इज m। तो आपका रोटेशन और टॉर्क क्या आ रहा है? जो हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया था उससे अपोजिट आ रहा है। तो विच मीन्स वो कैसे आ रहा है? m, दिस इज b क्रॉस m, ऐसे आएगा जो मैच ही नहीं कर रहा हमारी टॉर्क के साथ। विच मीन्स इसका जो एक्सप्रेशन टाउ इज इक्वल टू b क्रॉस m है, दैट इज इनकरेक्ट, वो डायरेक्शन आपको सही नहीं दे रहा। तो विच मीन्स व्हाट इज द आंसर? इट इज m क्रॉस b। अब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को एक बार याद करो, थोड़ा सा अपना रिवाइंड करो अपने मन में सीन। अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल में माइनस क्यू और प्लस क्यू हुआ करता है, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ई में हम उसको रखते हैं। दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, क्योंकि ये पी होती है आपके पास, तो टॉर्क किसके बराबर होती थी? याद करिए, पी क्रॉस ई। तो आपके पास मैग्नेटिज्म और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है एक दूसरे की बहनें हैं, ये साथ साथ चलते हैं बिल्कुल, बस सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। देखिए, टाउ की जगह टाउ आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, यहाँ पे कौन सा आ गया? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, यहाँ पे क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है? सिंबल चेंज करने पड़ते हैं। जैसे पिछले साल हमने एनएलएम में जो फॉर्मूले पढ़े थे, वर्क एनर्जी पावर में जो फॉर्मूले पढ़े थे, रोटेशनल में उन्हें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता था? जैसे एफ की जगह टाउ रख देते थे, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी की जगह ओमेगा रख देते थे, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा रखते थे, तो फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते थे। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ऐसा ही है। अगर मैग्नेटिज्म में किसी फॉर्मूले में बी आ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आइडेंटिकल फॉर्मूला बनेगा, फिर बी की जगह क्या आएगा? ई आएगा। वहां पे अगर किसी फॉर्मूले में आपका जो मैग्नेटिज्म है वहां पे बी आ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में उस बी की जगह ई आएगा। वहां पे अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम आ रही है तो यहाँ पे क्या आएगी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी, इस तरह से हम चेंज करते हैं। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा अगले चैप्टर में, जिसका नाम मैग्नेटिज्म है। वहां पे सारे फॉर्मूले आपको एक लिस्ट बनवा दूंगा मैग्नेटिज्म के, दोनों एक दूसरे का आपको लगेगा तो भाई भाई हैं, सिर्फ सिंबल्स इंटरचेंज हो गए, ठीक है। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो विच मींस आपके पास क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है? अब बेटा मुद्दे की बात सिर्फ यही थी,
ठीक है, दिस इज मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना कुछ नहीं करना होता। एग्जाम में सबसे पहले आपको कॉइल की ये सिचुएशन बना के दिखानी होती है। आपको बता देना होता है कि जीरो टॉर्क और जीरो फोर्स वाली पोजीशन को मैंने डैश ले लिया, उससे थीटा टिल्ट करके मैंने अपनी कॉइल बना दी। कॉइल की एक आर्म पे एफ पी क्यू है, एक आर्म पे एफ एस आर है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसल आउट करेंगी। एक आर्म पे एफ पी एस है, एक आर्म पे एफ क्यू आर है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसल करेंगी। ये दोनों अलोंग द लाइन ऑफ रोटेशन एक्ट कर रही है, जिस वजह इनकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, सिर्फ इतना लिखना। ठीक है, ये वाली की वजह से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। उसके लिए आप बोलेंगे कि हम इसका साइड व्यू देखते हैं, ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एफ पी क्यू दिखा देंगे, यहाँ पे एफ एस आर दिखा देंगे, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, उनके बीच का एंगल इज थीटा। उसके बाद आपके पास एक का टॉर्क निकल के आ जाएगा कितना, B/2 इंटू में IBL साइन थीटा, दूसरे का भी B/2 इंटू में IBL साइन थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। दोनों ऐड होने पे क्या बन जाएंगे, BIL इंटू B इंटू साइन थीटा। बी और एल का प्रोडक्ट एरिया ऑफ द कॉइल बन जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे I इंटू ए और यहाँ M लिख देंगे, तो विच मींस आपके पास ये टोटल बन जाएगा MB साइन थीटा। अब थोड़ा सा आपको देखना है कि M का डायरेक्शन आपको निकालना है, तो M का डायरेक्शन आएगा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स थंब की तरफ। ठीक है, B रोटेट होके मेरी साइड आ गया, तो B का डायरेक्शन। अब आपको बता देना है सिंपल फिगर से कि M क्रॉस B करने पे आइडेंटिकल डायरेक्शन आएगा जो हम लेके चले थे। तो दिस इज व्हाट यू हैव इन योर क्वेश्चन। बहुत आसान, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इजी, दिस इज लड्डू। ठीक है, अब केस 1 डराइव करते हैं इससे, जो हमने ये केस 2 में पूरी डेरिवेशन की है, जो जनरल हमने निकाला है कि थीटा एंगल पे, तो केस 2 जरा डराइव करके देखते हैं, केस 2 से केस 1। तो हमारे पास कितना फॉर्मूला आया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग का फॉर्मूला कितना निकल के आया। तो हम स्पेशल केस की अगर बात करें, स्पेशल केसेस यहाँ पे निकल के आते हैं, हर एक क्वेश्चन में होते हैं स्पेशल केसेस, क्योंकि कंसेप्चुअल बनते हैं हमेशा स्पेशल केसेस से। तो स्पेशल केस नंबर 1, so when coil is placed perpendicular to magnetic field, जब कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के क्या रखा है, परपेंडिकुलर रखा है। ओके बेटा, तो when coil is placed perpendicular to magnetic field, ओके। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप देखें तो कॉइल ऐसे रखी हुई है, करंट उसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ले रखी है। ठीक है, तो आप देखिए प्लीज, अगर आप इस पे उंगलियां घुमाएंगे तो M किधर आएगा, अंदर की तरफ को, तो विच मींस M और B के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो व्हाट विल बी द टॉर्क, MB साइन 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 0। और आपको पता भी है यहाँ पे टॉर्क कितना होता है, 0 होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज वेरी सर वेरी आपकी इजी। आवाज नहीं आ रही। ऐसा होना नहीं चाहिए, चलो। इज इट सो बच्चे, none of you is able to hear my voice? So आ रही है सर सर, आपकी आवाज ही नहीं आ आ रही रही। है आवाज सर। आ रही है सर, आ रही है। काजल लॉग आउट करके लॉग इन करो एक बार। बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? मैं मैसेज कर रहा हूँ। हाँ जी काजल, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी बाई चांस करंट का डायरेक्शन दूसरा होता है तो फिर से वही लेके चलते हैं। दिस इज बी, दिस इज कॉइल प्लेस्ड इन बी, बट दिस टाइम डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज लेट से, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आ जाएगी, इन विच डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट विल बी ऐसे ऐसे और ऐसे, विच मींस कैसे आ जाएगी, आउटवर्ड। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो टाउ कितना हो जाएगा, एम बी साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री भी कितना होता है, 0। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो रिमेंबर, टॉर्क कॉइल पे मैक्सिमम रहेगा कब, जब आपका एम और बी सेम डायरेक्शन में है, या फिर आपका एम और बी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन दोनों केसेस में आपका कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो दिस इज वेरी वेरी इजी, देयर इज नथिंग लाइक वेरी टफ इन दिस, इसमें कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द केसेस ऑफ मिनिमम टॉर्क, दैट इज 0। नो टॉर्क विल बी एक्टिंग, कोई टॉर्क इस केस में एक्ट नहीं करेगा। बहुत आसान है।
ओके, मैक्सिमम टॉर्क देखते हैं कब आएगा, बड़ा आसान है यार, मैक्सिमम टॉर्क का आपको पता है। तो सेकंड स्पेशल केस, मैक्सिमम टॉर्क, तो व्हेन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, जब मैग्नेटिक फील्ड ये है और कॉइल कैसे रखा हुआ है, ठीक है, और करंट उसमें ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आ जाएगा, डाउनवर्ड। अगर आप ऐसे फिंगर्स को घुमाएंगे तो डाउनवर्ड आएगा, तो दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, एंड दिस इज योर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो विच मीन्स आपने कह दिया कि व्हाट इज योर टॉर्क इक्वल टू, इट इज इक्वल टू एम बी साइन 90 degree. So what is sin 90 degree equal to? It is 1. So what is tau maximum? It is equal to, obviously आना भी यही था, m into में b, और कब आएगा, जब आपका प्लेन ऑफ द कॉइल, देखिए इस केस में प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, इस केस को ध्यान से देखिए, दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल, दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ बनाई है, अंदर की तरफ, तो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, ओके, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि व्हेन प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, इस बात को लिख सकते हैं कि व्हेन प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैं लिखवा भी देता हूं आपको, दोनों केसेस की समरी लिखवा देता हूं, हाँ जी, सो नोट बना के लिख सकते हैं कि जी व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल is parallel to magnetic field, torque is maximum, and what is its value, it is mb, ठीक है, whereas when plane of the coil is perpendicular to magnetic field, then in that case torque is minimum, and what is its value, it is equal to 0। तो ये आपके पिछले दो स्पेशल जो उसके डिस्कशन थे उसका कंक्लूजन है, ओके, एंड इट इज वेरी वेरी इजी ऑल्सो, काफी आसान भी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ओके बेटा। तो इसके मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भेजता हूँ, इसका एक बैक एक्सरसाइज में बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है, ठीक है, देयर आर 6 parts of a single question given in your back exercise, that is one of the best questions given in your you can say that NCERT book, ठीक है, आपका बिल्कुल अच्छे स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन वाला है, ठीक है, बहुत अच्छे जो आपके होते हैं, ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दो क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसकी असाइनमेंट आई थिंक मैंने ग्रुप में डाली है, तो यू कैन सी देम, ओके, सो प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। सो टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला वाला टॉपिक आपका, एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है गैल्वेनोमीटर। इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर डिस्कस करेंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल पड़ी होती है उसके ऊपर टॉर्क ही लगता है जब उसमें से हम करंट पास करते हैं, ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, अब गैल्वेनोमीटर भी हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हाँ जी,